हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के 2024 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए एक और सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि होगा सेट नंबर 7। अभी तक हमने 6 सेट को अच्छे से सॉल्व किया था। आज हम 7वें सेट 825 जेडी को सॉल्व करेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर का ओवरव्यू। सबसे पहले तो पेपर में स्टार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा रोल नंबर और नाम। ये दो चीजें आपको अपना एडमिट कार्ड के अनुसार लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको ये कोड दिखाई देता है 825 जेडी, जिसे आप अपनी आंसर कॉपी में लिखेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ईयर है 2024 और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। इसके बाद समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए है और 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आपको और भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि हम हर बार सॉल्व करते हैं। तो एक बार शॉर्ट में पढ़ते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर ओएमआर शीट में देना होगा। और इसके लिए हम नीले या काले बॉल पॉइंट पेन, जिसे हम डॉट पेन भी कहते हैं, उसका उपयोग करना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर उसका आंसर ओएमआर शीट में दिया जाएगा। ओएमआर शीट पर उत्तर देने के पश्चात उसे किसी भी तरह से मिटाएं या कट ना करें। ना तो कट करें, ना इरेज करें और ना ही व्हाइटनर लगाने की कोशिश करें, अन्यथा ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। खंड बा की बात करें तो खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न मिल जाता है। खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और इसी में मानचित्र का भी क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। तो मानचित्र को आपको 10 नंबर के लिए आएगा। अब ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं खंड आ के क्वेश्चन को। तो खंड आ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले खंड आ में है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर ओएमआर शीट में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वियना की संधि कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। वियना की संधि कब हुई थी, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, सब लगभग एक साथ ही हुए थे। तो 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हो गई थी, जिसके कारण उसे वियना की संधि करनी पड़ी थी। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही जवाब है महात्मा गांधी। गांधी जी ने इस पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेंडर पेस्ट का संबंध निम्न में से किससे है? पेड़ पौधों की बीमारी से, मवेशी की बीमारी से, महामारी से, इनमें से किसी से नहीं। रेंडर पेस्ट वास्तव में एक प्रकार की बीमारी थी जो मवेशी पशुओं में दक्षिण अफ्रीका में फैली हुई थी। अब मवेशी पशु किसे कहते हैं? तो जो चरने वाले पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, इन सभी को हम मवेशी पशु कहते हैं। तो इन सभी जीवों में होने वाली बीमारी थी रेंडर पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुमास्ता क्या है? बुनकर, कपड़ा व्यवसायी, वेतन भोगी कर्मचारी, ऊन बेचने वाला। गुमास्ता कहा जाता था ऐसे कर्मचारियों को जो वेतन के लिए कार्य करते थे। तो वेतन भोगी कर्मचारी गुमास्ता कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले। इनमें से गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो श्रीलंका को भारत के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 ईस्वी में और भारत के बाद श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 1948 ईस्वी में।
तो भारत 47 में, श्रीलंका 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान क्या है? लोकतंत्र में शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए क्या किया गया है या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, तो ऐसा लोकतंत्र में कोई भी प्रावधान नहीं है। स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा व नियमित चुनाव, यह लोकतंत्र में प्रावधान है, तो ये सही पॉइंट है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता भी नहीं है, तो ये भी गलत होगा। केंद्र व राज्य के कार्यों का वर्गीकरण भी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ख सही है। यह लोकतंत्र के शक्तियों के विकेंद्रण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? सनातन भारत का राजकीय धर्म है। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व होता है। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। ईसाइयों को विशेषाधिकार। इनमें से संवैधानिक दृष्टि से सही कथन है, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? इनमें से सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नाम बताना है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, श्रीलंका। इन सब में से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, तो सही जवाब है भारत। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। एक दलीय व्यवस्था किस तथ्य को बढ़ावा देती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को, कुलीन तंत्र को, राजतंत्र को। एक दलीय व्यवस्था से अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिलती है, अर्थात व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है, किसी की भी बात मानता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वेत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मोटा अनाज उत्पादन। इनमें से श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो सही जवाब है ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोपान कृषि किस भूमि पर की जाती है? उत्खात भूमि, ढाल वाली भूमि, मैदानी भूमि, मरुस्थलीय भूमि। सोपान कृषि ढालू भूमि पर की जाती है, तो ढाल वाली भूमि पर सोपान कृषि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हौज खास जलीय निकाय कहां पर स्थित है? तो आप सभी को ध्यान में रखना है, हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और ये कहां पर स्थित है? ओडिशा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, दिल्ली में। इनमें से हौज खास स्थित है दिल्ली में, तो सही जवाब है ऑप्शन घ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? हल्दिया से इलाहाबाद, सदिया से धुबरी, केरल से पश्चिमी तटीय नहर, काकीनाडा से पुडुचेरी। इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद। इसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहां पर स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे। इनमें से भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, तो सही जवाब है ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, नाटो का, विश्व बैंक का। इनमें से IMF का उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाया जाए, IMF। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम कब मनाते हैं? 24 दिसंबर, 5 जून, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर। इनमें से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? 17-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग को रोजगार प्राप्त था? 49, 11, 15, 25। तो सही जवाब है ऑप्शन घ 25। 25% लोगों को रोजगार प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? 2019 में भारत की संभावित आयु, जिसे हम जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं, अर्थात एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी?
68.8 वर्ष, 72.8 वर्ष, 75.8 वर्ष, 67.8 वर्ष। 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु 72.8 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2012 में भारत के प्रति 1000 परिवारों में कितने परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? 33%, 18%, 25%, 40%। इनमें से 25% परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे। तो इस प्रकार से खंड आ के ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें ताकि इसी प्रकार की अच्छी क्लासेज आपको मिलती रहें।